सभी सीईसी गुरुकुल लर्नर्स को मेरा नमस्कार। लर्नर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन पार्ट 1 में हमने देखा किस प्रकार से अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच उपस्थित सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन या स्थानांतरण उसके एडजेसेंट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर उपस्थित वेकेंट p ऑर्बिटल या p कक्षक में होना हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। हमने यह भी देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन संरचनाएं वह निर्भर करती है कि वह उस कार्बनिक यौगिक या उस मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। जितने अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटेड संरचनाएं हमें मिलेगी, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। हमने यह भी देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके डीलोकेलाइजेशन के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वह बंध एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसलिए इस बंध को, हाइपर कॉन्जुगेशन को, इस इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पार्शियली डीलोकेलाइजेशन होने के कारण जो हमारा पी कक्षक है और सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्रिफ्टिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग वेकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ होती है। इसके कारण वहां एक रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण, इस रेजोनेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर वह कार्बन और हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए इस इफेक्ट को हम, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और हमने ये भी देखा क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता, इसे सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। लर्नर्स, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का किस प्रकार से उत्पन्न होता है और यह देखा कि किस प्रकार से स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर किसी परमाणु में या कार्बनिक यौगिक में कोई अल्काइल समूह उपस्थित है तो उस अल्काइल समूह में जितने ज्यादा अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा वह मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल में होगी, उतनी ही ज्यादा स्थायित्वता उत्पन्न होगी उस मॉलिक्यूल में। तो इस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के। आज इस भाग में हम हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव होता है। डबल बॉन्डेड युक्त जो कार्बन होता है एल्कीन्स में, एल्कीन्स हम सभी जानते हैं एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और उस डबल बॉन्डेड कार्बन से, द्विबंध कार्बन से जितने ज्यादा एल्काइल समूह जुड़े हुए होंगे वह अल्कीन उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। उदाहरण के में हम देख रहे हैं, यहाँ उदाहरण देखिए आप। उदाहरण में हमने सभी एल्कीनों को एक घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो पहला एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह इथीन है। इथीन में डबल बॉन्डेड कार्बन से आप देख रहे होंगे केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एक भी एल्काइल समूह उपस्थित नहीं है, एक भी एल्काइल ग्रुप यहाँ एब्सेंट है, कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसका अर्थ यह है, इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं इस एल्कीन में, इस इथीन में कोई भी अल्फा कार्बन
उपस्थित नहीं है और अल्फा कार्बन ना होने के कारण यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लास्ट के एग्जांपल में, लास्ट में जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्यूटीन, टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन में अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन, जो कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, हम उन्हीं कार्बन को देखेंगे। लर्नर्स, आप याद रखिएगा, हम उन्हीं कार्बन को देखेंगे जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस यौगिक में, इस मॉलिक्यूल में दो अल्काइल समूह है और वह अल्काइल समूह अल्फा कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से, जैसे हमने पहले भाग में आपको बताया था, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सीधा कार्बन जुड़ा हुआ होगा वह अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से हम देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने दर्शाया है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर उस पर अल्काइल समूह उपस्थित नहीं है, किस प्रकार से कम होती है। तो एल्कीन समूह में पाई बंध के साथ कॉन्जुगेशन में जितने अधिक अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं, उतनी ही अधिक अनुनाद संरचनाएं बनती है या हाइपर कॉन्जुगेटेड संरचनाएं बनती है और उतने ही ज्यादा वह मॉलिक्यूल, वह यौगिक या वह एल्कीन, हमारा वह एल्कीन स्टेबल होता है, उतनी ही उसमें स्टेबिलिटी अधिक होती है। यहाँ उदाहरण में देखिए, एल्कीन हमने यहाँ दिखाए हुए हैं, 3 अलग अलग प्रकार के एल्कीन है यहाँ, जैमिनल एल्कीन, ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन। अगर हम यहाँ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि हर एल्कीन में जो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है और उससे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन है वह सेम है, वह बराबर है। जर्मिनल एल्कीन में भी 6 अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके बीच में बंध है। इसी प्रकार से ट्रांस एल्कीन में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और सिस एल्कीन में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ क्योंकि अभी हमने बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेटेड जो स्ट्रक्चर्स है, स्टेबिलिटी है, वो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे वह मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्थायी होगा। लेकिन यहाँ इन सभी एल्कीन्स में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, सभी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम है, तीनों में 6 हाइड्रोजन उपस्थित है। हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा एल्कीन अधिक स्थायी है? लर्नर्स, हमें बनानी है इनकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। हमें डीलोकलाइजेशन दिखाइए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बंध है उसमें आप डीलोकलाइजेशन दिखाइए, इसके ऑर्बिटल उसमें कक्षक बनाकर इसका डीलोकलाइजेशन अगर हम दिखाते हैं तो हम यह पाते हैं कि जैमिनल एल्कीन डीलोकलाइजेशन होने के कारण यह डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। एक यहाँ जो कार्बन अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन से, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित हो जाता है पाई बंध से। तो यहाँ हमने देखा कि अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका डीलोकलाइजेशन होगा और उस डीलोकलाइजेशन के कारण यह डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पीजेड ऑर्बिटल्स में इंटरैक्ट होगा, लेकिन जो कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है या डबल बॉन्ड है उसमें उपस्थित पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर उस एक डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा या स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट के कारण यहाँ यह जैमिनल एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में परिवर्तित हो रही है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स
जो होती हैं वह अधिक स्थायी होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। तो हमने यहाँ देखा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यह जैमिनल एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार अगर हम ट्रांस एल्कीन्स को हम देखते हैं, ट्रांस और सिस एल्कीन्स को हम देखते हैं, ट्रांस और सिस एल्कीन्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, अल्फा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का वेकेंट पी जेड ऑर्बिटल के साथ, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ कार्बन सेकेंडरी कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाते हैं यहाँ पर। और हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वह अधिक स्थायी कार्बन आयन, यहाँ सेकेंडरी कार्बन आयन में चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर वह विस्थापित होकर कार्बन के ऊपर चला जाता है। तो उस कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसके कारण वह कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करता है। तो हमने यहाँ देखा कि ट्रांस और सिस एल्कीन्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रभाव के कारण दोनों कार्बन, ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन्स में हमें सेकेंडरी कार्ब एनायन मिलता है। लेकिन लर्नर्स, अब हम देखेंगे कि सिस और ट्रांस एल्कीन्स में, क्योंकि हमारे पास अभी डीलोकलाइजेशन के कारण दोनों एल्कीन्स में सेकेंडरी कार्बन आयन है, और स्टेबिलिटी जो कार्बन आयन की होती है वह आपको ज्ञात ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ट्रांस एल्कीन्स में जो बल्की ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वह अपोजिट है एक दूसरे के कारण। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सिस एल्कीन्स में दोनों ग्रुप एक तरफ होने के कारण यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इस सिस एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है तीनों एल्कीन्स का, जैमिनल एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद वहां ट्रांस एल्कीन है, और लास्ट में सिस एल्कीन्स है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। ट्रांस एल्कीन्स में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। अगला उदाहरण देखिए आप, आपको ज्ञात ही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस में रिपल्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होता है, ग्रुप्स के बीच में, बल्कि ग्रुप्स के बीच में। तो वह रिपल्शन उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स का में रिपल्शन जब बल्कि ग्रुप के कारण होता है तो वह उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को कम करता है। नेक्स्ट उदाहरण में आप देखिए बेंजोइल कार्बोकेटायन। बेंजोइल कार्बोकेटायन में हम देख पा रहे हैं कि तीनों जो सभी बेंजीन ग्रुप के साथ हमारा एक एल्काइल चेन जुड़ी हुई है, सेम एल्काइल चेन जुड़ी हुई है। पहली एल्काइल चेन में हमने देखा कि टर्शरी कार्बन है, दूसरी बेंजीन रिंग पर जो है उसके पास सेकेंडरी, और इसके बाद हमारे पास प्राइमरी, और लास्ट में जो हमारे बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, उसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन CH2 यहाँ धनावेशित जो कार्बन CH2 ग्रुप सबके पास सेम है। तो अब हमें यह जानना है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी किस मॉलिक्यूल में होगी। हमें पता है कि कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वह उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, लेकिन यहाँ पहले जो बेंजीन रिंग है उसमें कार्बन पर 3 जो मिथाइल ग्रुप, वहां 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो उन 3 मिथाइल ग्रुप से हम कह सकते हैं कि वह तीनों अल्फा कार्बन है। वहां मिथाइल ग्रुप से सीधा अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं नहीं। यह आप सोचिएगा, अभी हमने बताया था आपको कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से
जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ होगा वह हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। तो लर्नर्स, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप यहाँ बिल्कुल भी, आपको यह सोचना है कि इसमें अल्फा कार्बन है। यहाँ 3 कार्बन, हम कार्बन के साथ जो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हम सोच रहे होंगे कि अल्फा कार्बन, नहीं, यह अल्फा कार्बन नहीं है। तो यहाँ अल्फा कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन है, और उस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इस डी जो स्ट्रक्चर है, डी मॉलिक्यूल है, इसकी स्टेबिलिटी आप देखिएगा, यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर डी सी बी ए। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के साथ हमने देखा यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी है। मिथाइल ग्रुप हमने इंडक्टिव इफेक्ट में, प्रेरणिक प्रभाव में पूरा डिटेल में हमने इसका डिस्कशन करा था। यहाँ मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। लर्नर, जहां प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं, उस अवस्था में, उस केस में हम हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट को देखते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो यहाँ हमने देखा कि प्लस आई इफेक्ट के कारण, अगर हम प्लस आई इफेक्ट का नोट करें, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट रिवर्स होगा हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट से। लर्नर्स, यह सब आपको हमेशा याद रखना है, मेमोराइज रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट किस प्रकार से होता है और इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से ऑपरेट करता है। इसी प्रकार जो दूसरा यह हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है, वह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर कैसे इफेक्ट डालता है हाइपर कॉन्जुगेशन। लर्नर्स, हमें पता है कि कार्बोकैटायंस में कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन का अर्थ है उसकी बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। वह इलेक्ट्रॉन उन अष्टक को कंप्लीट करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ टर्शियरी कार्बोकैटायन में हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़े हुए हैं वह अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वह अल्फा हाइड्रोजन। इस प्रकार यहाँ हम टर्शियरी का जो कार्बोकैटायन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर 9। फिर सेकेंडरी में हमने देखा 6। तो इस प्रकार जैसे जैसे हाइड्रोजन हम ऐड करते जाएंगे कार्बोकैटायन के कार्बन पर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कम होते जाएंगे। तो जितने ज्यादा यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन से, उतना ही ज्यादा वह अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन के कारण जो पॉजिटिवली चार्ज या धन आवेशित कार्बन है वह उसकी पॉजिटिविटी को कम कर रहा है। उस पर जो पॉजिटिव उसकी डेंसिटी है, पॉजिटिव डेंसिटी है, उस डेंसिटी को यह कम कर रहा है, तो मिनिमाइज कर रहा है चार्ज, जिसके कारण यह सबसे अधिक स्टेबल होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन की होती है वह इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ जो जिसका बड़ा रोल होता है वह हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी प्रकार यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव फ्री रेडिकल्स पर भी पड़ता है। हमने जिस प्रकार से कार्बोकैटायन देखा था, यहाँ फ्री रेडिकल्स पर जो कार्बन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, या अर्थात यहाँ जो फ्री रेडिकल कार्बन है, मुक्त मूलक कार्बन है, उसके पास जो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह भी उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पर भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल एक समान है, सेम ऑर्डर है। तो जितने ज्यादा
अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे पॉजिटिवली चार्ज या फ्री रेडिकल कार्बन से, वह उतना ही ज्यादा अधिक स्थायी होगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्री रेडिकल्स का? कार्बन आयन लर्नर्स, कार्बन आयन के पास जो कार्बन है उसके पास उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है। तो अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो नंबर ऑफ अल्फा जो बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वह एक अधिक, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, वह उसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, राइट। तो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ कार्ब आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटायन से रिवर्स है, उल्टा ऑर्डर है। यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी कार्बन आयन। तो अभी हमने देखा किस प्रकार से है यह एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पर हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव होता है। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स भी किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन प्रभाव के कारण प्रभावित होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार प्रभावित होती है। लर्नर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो हम इस उदाहरण में देख रहे हैं कि जो कार्बन C2 और C3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, वह C और C, कार्बन और कार्बन के जो सिग्मा बंध के बीच में है, जो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वह हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कारण उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वह कम करता है। तो यहाँ हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट बंधों के ऊपर भी, उसका बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस उदाहरण में आप देखिए दैशिक प्रभाव एल्किल समूह का बेंजीन रिंग पर, अर्थात डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो जब अगर किसी बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप उपस्थित है, तो जो आने वाला ग्रुप होगा, इनकमिंग ग्रुप, उसकी रिएक्शन करने वाला जो ग्रुप होगा बेंजीन के साथ, उस ग्रुप को डिसाइड करेगा बेंजीन रिंग पर, जो अगर बेंजीन रिंग एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, उसके पास एल्काइल ग्रुप उपस्थित है। तो हमने देखा यहाँ इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप का, और उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ उसी प्रकार से सिग्मा बंध का डीलोकलाइजेशन होगा, जो बेंजीन रिंग के में उपस्थित sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। तो यहाँ वही हम देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन होने के कारण यहाँ नंबर ऑफ जितना हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उतना ही कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस डीलोकलाइजेशन के कारण, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म के डीलोकलाइजेशन के कारण बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कई पोजीशन पर, ऑर्थो और पूरा पैरा पोजीशन पर, बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, पैरा, ऑर्थो और पैरा जगह है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। अगर बेंजीन रिंग पर एल्काइल समूह उपस्थित है, तो जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर रिएक्शन करेंगे। तो इस प्रकार बेंजीन रिंग पर जो इनकमिंग ग्रुप्स होते हैं वह डिसाइड करता है, अगर अल्काइल ग्रुप उपस्थित है तो वह ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर एक नया बंध बनाएगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो लर्नर्स, यहाँ हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन
एक नए प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। विपरीत हाइपर कॉन्जुगेशन जस्ट रिवर्स होता है, अर्थात जो कॉन्जुगेटेड यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल है, उस पीजेड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अल्फा कार्बन की तरफ होना। तो इस प्रभाव को हम बोलते हैं विपरीत हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसे -H से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसके कारण क्या है? कारण आप देखिए, पहला उदाहरण हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में, इस कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन ग्रुप जैसे हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह -I इफेक्ट या माइनस प्रेरणिक प्रभाव को शो करता है। तो -I इफेक्ट के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है डबल बॉन्डेड कार्बन से होता हुआ अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। तो यहाँ उसी प्रकार से हम जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है हम उसी हमारे बनेंगे जैसे हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण है, बेंजीन रिंग पर CF3 जुड़ा हुआ है और CF3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। तो बेंजीन रिंग से यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसके कारण जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन जो बेंजीन रिंग में उपस्थित है वहां से डीलोकलाइजेशन होगा यहाँ कार्बन और F के बीच में, जो अल्फा कार्बन और F के बीच में। तो इस प्रकार यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित है कार्बन पर, इनकमिंग ग्रुप होगा, जो रिएक्शन होगी बेंजीन रिंग पर, वह क्योंकि यह उपस्थित होने के कारण यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उपस्थित है बेंजीन रिंग पर कोई, तो यह भी बेंजीन रिंग के कुछ जो कार्बन सेंटर है उनको पॉजिटिव करेगा, मतलब उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो यहाँ इस ग्रुप के CF3 ग्रुप के जुड़े हुए होने के कारण बेंजीन रिंग में कार्बन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वह कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, यानी उसका घनत्व वहां कम हो जाता है। तो इस पोजीशन पर, इन दोनों पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समूह उपस्थित है, तो अपकमिंग जो इनकमिंग ग्रुप होगा, आने वाला ग्रुप होगा, वह न्यूक्लियोफाइल ही हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और वह किस पोजीशन पर अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर मिलकर वह नया बंध बनाएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ बेंजीन रिंग देगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पर प्रभाव डालता है। धन्यवाद।